सरकार की आमदनी कहाँ से होती है और सरकार का खर्च जो होता है वो कहाँ होता है, सर्वाधिक कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है, वो भी हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट के लिए जो पैसा आएगा वो सबसे ज़्यादा सरकार के पास किस क्षेत्र से आएगा और जो सरकार खर्च करेगी वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च करेगी, तो वो भी देख लेते हैं। अब बजट के लिए पैसा आएगा कहाँ से और खर्च कहाँ होगा वो भी देख लेते हैं। तो सरकार की कमाई कहाँ से होती है, तो सर्वाधिक जो कमाई होती है वो सरकार की उधार और अन्य देनदारियों से होती है जो लगभग 34% के आसपास होती है। कितनी होती है? 34%। जीएसटी कलेक्शन से 17%, इनकम टैक्स से 15%, कॉर्पोरेट टैक्स से 15%, एक्साइज ड्यूटी जो सीमा शुल्क होता है वो 7%, कस्टम ड्यूटी 4%, नॉन टैक्स रेवेन्यू 6% और नॉन डेब्ट और कैपिटल रिसीट से 2% की जो होती है वो कमाई होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कमाई कहाँ से होती है, तो उधार, जैसे कि आपने किसी को उधार दिया, ठीक है, और उसके ऊपर ब्याज आ रहा है, ठीक है, और जो देनदारियां है, आपने जो दूसरों को उधार दिया है, ठीक है, पूंजीगत व्यय किया है, उससे अगर आपको फायदा हो रहा है, ठीक है, तो वहीं से आपको सर्वाधिक कमाई हो रही है। उधार और अन्य देनदारियों से 34% की कमाई हो रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से किस से कौन से टैक्स है वो जिनकी कमाई लगभग समान है, सरकार की कमाई जहां से समान रूप से होती है, तो एक तो इनकम टैक्स है और एक है कॉर्पोरेट टैक्स, जहां से 15% और 15% ही समान रूप से सरकार की आय होती है। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो नॉन डेब्ट और कैपिटल रिसीट से 2% की आय होती है सरकार की। अब सरकार सबसे ज्यादा खर्च कहाँ करती है, तो सरकार सबसे ज्यादा खर्च करती है ब्याज भुगतान में। जैसे कि आप किसी से पैसे उधार लेते हैं, ठीक है, और आपकी आय का 80% आप सिर्फ ब्याज में चुका रहे हो, तो वो आपका सर्वाधिक खर्च माना जाएगा। ठीक है, तो जो सरकार खर्च करती है वो सर्वाधिक ब्याज भुगतान में करती है। कितना करती है? 20%। ठीक है, फिर टैक्स और ड्यूटी में राज्यों का जो हिस्सा है वो 18% है। राज्यों में केंद्र की योजनाओं के लिए 17%, केंद्रीय योजनाओं में 9%, पेंशन के लिए 4%, सब्सिडी में 7%, वित्तीय आयोग में 9%, डिफेंस के लिए 8% और अन्य खर्चे 8%। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक जो सरकार है वो खर्च कहाँ करती है, तो वो ब्याज भुगतान में करती है 20%। और पूछा जाए कि पेंशन के लिए कितना, तो 4%, केंद्रीय योजना में 9%, सब्सिडी में 7%, वित्तीय आयोग में 9% और डिफेंस के लिए 8% खर्च करती है सरकार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। गुड मॉर्निंग, आई होप आपने पार्ट फर्स्ट देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो यह है पार्ट सेकेंड। और जैसा कि मैंने आपको कहा था पार्ट फर्स्ट के अंदर कि इस बजट के ऊपर काफी मीम बने हैं, और यह है निर्मला सीतारमण और 2024 का जो चुनाव आने वाला है। तो इसके अंदर इन्होंने, जो वित्त मंत्री है हमारी, उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, रोजगार, सड़क, इनकम टैक्स, बिजली, स्मार्ट सिटी, विदेशी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में बात की। लेकिन महंगाई, पेट्रोल डीजल, रुपया, निवेश में कमी, वैश्विक मंदी, कर्ज और बेरोजगारी के बारे में बात नहीं की, इसलिए ये मीम वायरल हो रहे हैं। तो थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि बीते सालों में इनकम टैक्स को लेकर हुए कौन कौन से बदलाव। तो 2014 के बजट में अरुण जेटली ने टैक्स छूट सीमा बढ़ाई थी। बजट 2014-15 में 60 साल से कम उम्र वाले करदाताओं के लिए इनकम टैक्स छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई थी। यह बजट 2014 की बात है। उसके बाद बजट 17-18 आया, जिसके अंदर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर आय कर दर में 10% से घटाकर 5% कर दी गई। कितनी? 10 से कर दी गई 5। बजट 2019-20 के अंदर 5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले व्यक्तियों को इनकम टैक्स में पूरी छूट दे दी गई। और बजट 2020-21 के अंदर इस बार नया इनकम टैक्स रेजिम जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद से करदाता को टैक्स देने के 2 विकल्प दिए गए थे। बजट 2022-23 के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि जो सीमा है, ठीक है, वो 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है, लेकिन जो पुरानी व्यवस्था है टैक्स की वो भी कायम है। ठीक है, बाकी प्राथमिकता किसको दी जाएगी? नए वाले को दी जाएगी, बाकी पुरानी तो है ही। तो नेक्स्ट है कि अब हम थोड़ी सी तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं 2022 के और 2023 के बीच के अंदर। तो सबसे पहले तुलना है इनकम टैक्स के अंदर। 2022 के अंदर इनकम टैक्स छूट की लिमिट नहीं बढ़ी थी, लेकिन अभी 2023 के अंदर 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया है। ठीक है, ये तुलना क्यों जरूरी है? ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, और आपका जो तुलनात्मक जो अध्ययन होता है वो हमेशा लंबे समय तक याद रहता है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। 2022 के अंदर कॉर्पोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है। और 2023 के अंदर अब क्या किया है? टैक्स स्लैब 6 घटाकर 5 किए गए। कितने? 6 घटाकर 5 कर दिए गए। 2022 के अंदर क्रिप्टो से कमाई पर 30% टैक्स लगाया गया है, लेकिन 2023 के अंदर बदलाव केवल नए टैक्स सिस्टम के अंदर हुआ है। पुराने में वो की वो बनाई हुई है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। रोजगार के अंदर 2022 के अंदर PLI स्कीम से 60 लाख नई नौकरियां
आई, ठीक है, ये घोषणा की गई थी। सरकारी विभागों में खाली पद बढ़ना और एमएसएमई के जरिए नौकरियों में इजाफा करने का वादा किया गया था। और क्या हुआ है 2023 के अंदर? सीधे नौकरी नहीं, ठीक है, नेशनल नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम लागू की गई, क्योंकि अब सीधी नौकरियां समाप्त कर दी गई है। देखिए राजस्थान के अंदर सीईटी आ गया है, ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे एनटीए आ गया है। तो वो पीएम कौशल विकास स्कीम 4.0 शुरू होगी। कौन सी? 4.0। इससे पहले 1.0, 2.0 और 3.0 से स्टार्ट हो चुकी है। और प्रधानमंत्री कौशल विकास स्कीम योजना 4.0 अब शुरू होगी। अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के बजट के अंदर अलग अलग राज्यों में कितने नए और स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे? तो कितने बनाए जाएंगे? 30। तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है किसान। तो किसानों के लिए इस बजट में क्या किया गया और 2022 में क्या था और 2023 में अभी क्या किया गया? तो 2022 के अंदर फसल खरीदी के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। एमएसपी सीधे खातों में ट्रांसफर की जाएगी किसानों के। एमएसपी क्या होता है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो किसानों को सरकार के द्वारा खरीदी गई उनके धान के बदले में दिया जाता है। एग्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट ड्यूटी से छूट, मतलब जो जो कृषि के जो उत्पाद हैं उनको उनके जो आयात किया जाएगा अपने देश के अंदर किसी बाहरी देश से, ठीक है, तो उनको ड्यूटी से छूट मिलेगा, यानी कि सीमा शुल्क छूट दिया जाएगा। अब 2023 में क्या किया गया है? तो 2023 के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड से 20 लाख करोड़ का लोन ले सकते हैं। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 20 लाख करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मत्स्य संपदा योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के बजट के अंदर जो बजट 2023 आया है उसके अंदर मत्स्य संपदा योजना को कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो वो है 6,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। सहकारी समितियों के लिए 2,516 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनका 2022 के अंदर क्या था? 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। हाईवेज के लिए पीएम गति शक्ति स्कीम और 5 बड़ी नदियों का इंटरलिंकिंग किया जाएगा, मतलब नदी जोड़ो योजना चलाई जाएगी। ये 2022 के लिए। अब 2023 के अंदर क्या होगा? तो 2023 के अंदर 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड, ये हमने अभी देखा था कि टर्मिनोलॉजी, ठीक है, एक्सपेंडिचर फंड पार्ट फर्स्ट के अंदर अपने ये देखें बजट टर्मिनोलॉजी, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। पार्ट फर्स्ट देखोगे तभी पार्ट सेकंड अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि पार्ट सेकंड अगर आप इंडिविजुअली भी देखोगे तो भी समझ में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ तक पहुंच चुके हो आप वीडियो देखते हुए, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेलवे पर 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, उसकी साफ सफाई रख रखाव, ठीक है, उसके ऊपर 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि हाल ही के अंदर बजट 2023 में कितने नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे? तो 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य 2022 के अंदर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम की लॉन्चिंग की गई थी 2022 के अंदर, ठीक है, और कोरोना के बाद मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। अब 2023 में क्या किया गया है? तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि हाल ही के अंदर बजट 2023 के अंदर कितने नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे? तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। यह आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। 2047 तक सिकल सेल एनीमिया का खात्मा होगा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर बजट 2023 के अंदर सिकल सेल एनीमिया का खात्मा वर्ष निम्न में से किस वर्ष तक किया जाएगा? तो वो 2047 तक किया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर आते हैं हम शिक्षा पे, जो स्टूडेंट्स का मेन एरिया होता है। वो 2022 में क्या किया गया था? तो 2022 के अंदर 2 लाख आंगनबाड़ियों का अपग्रेडेशन किया गया था। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई थी और 1 क्लास 1 टीवी चैनल की शुरुआत की गई थी। अब 2023 के अंदर क्या किया जाएगा? तो 740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जाएंगे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में बजट 2023 के अंदर कितने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोले जाएंगे? तो कितने खोले जाएंगे? 740। यह आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। इनमें 38,800 टीचर्स सपोर्टिंग स्टाफ की भर्ती होगी और 3.5 लाख ट्राइबल स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा। नेक्स्ट है हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटी, हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट है हाउसिंग और बेसिक फैसिलिटीज। तो 2022 के अंदर क्या किया गया था? इसमें 80 लाख लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग का फायदा मिला था, ठीक है, और 60,000 करोड़ रुपए से 3.8 करोड़ घरों में नल पानी पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य था 2022 के बजट का। अब 2023 में क्या किया गया है? तो पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है
ये क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर बजट 2023 के अंदर पीएम आवास योजना में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी? तो 66 यानी कि 66% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसे 79,000 करोड़ रुपए की स्कीम बनाया गया है। नेक्स्ट है बैंकिंग और फाइनेंस। तो 2022 के अंदर क्या किया गया था? 2022 के बजट में पेमेंट में देरी रोकने के लिए ऑनलाइन बिल सिस्टम जारी किया गया था और क्रेडिट ग्रोथ 5.4 करोड़, यह कई साल में सबसे अधिक थी। ठीक है, अब 2023 के अंदर क्या किया गया है? पैन कार्ड सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनेगा। पैन कार्ड, ठीक है, अब पैन कार्ड राष्ट्रीय पहचान बन चुका है, यानी कि पैन कार्ड के बिना आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे, इसलिए अब पैन कार्ड जरूरी हो गया है। पैन कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बना दिया गया है। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये कि हाल ही में किस कार्ड को, ठीक है, निम्न में से किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बना दिया गया है? तो वो होगा पैन कार्ड। आधार डिजी लॉकर मिलाकर वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाया जाएगा और विदेशी बैंक IFSC वाले बैंकों का टेक ओवर कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्लीन एनर्जी। क्लीन एनर्जी का मतलब यह है कि जिससे प्रदूषण ना हो, वो वैसी वाली ऊर्जा। 2022 के अंदर सोलर एनर्जी के लिए 19,500 करोड़ का प्रावधान था और ई व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बैटरी स्वैपिंग स्कीम लागू की गई थी। 2023 के अंदर क्या किया गया है? तो ऊर्जा सुरक्षा के लिए 35,000 करोड़ का निवेश किया गया है और ग्रीन एनर्जी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 20,700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्टिविटी। कौन सी? इंटरनेट कनेक्टिविटी। हम सभी चाहते हैं कि 5G जल्दी से जल्दी आए और हमारी जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो मतलब बहुत तेज हो जाए, ठीक है, ताकि अपन कोई मूवी डाउनलोड करें तो वो फटाफट से हो जाए। ठीक है, तो मूवी डाउनलोड करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए ही आप इंटरनेट का यूज ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके अगर आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं तो उसी फील्ड से रिलेटेड आप इंटरनेट का यूज करें। तो 2022 के अंदर 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन 2022-23 में पूरा करना ये लक्ष्य रखा गया था 2022 के बजट में, और भारत नेट प्रोजेक्ट के जरिए गांवों तक ब्रॉडबैंड की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया था। अब 2023 आ चुका है, 2023 का बजट भी आ चुका है, तो उसके अंदर क्या किया गया था? तो उसके अंदर 5G के मुताबिक ऐप डेवलप करने के लिए 100 लैब का निर्माण किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन बन भी सकता है, आपसे यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि बजट 2023 के अंदर 5G के मुताबिक ऐप डेवलप करने के लिए कितने लैब का निर्माण किया जाएगा या कितनी लैब स्थापित की जाएंगी? तो 100 लैब स्थापित की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ऐप आधारित स्मार्ट क्लास, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट और हेल्थ केयर का भी इसके अंदर ध्यान रखा गया है। अब यह है कि एक नजर देख लेते हैं डिफेंस के ऊपर, डिफेंस बजट के ऊपर, कि जो रक्षा बजट है हमारा वो कितना है। डिफेंस बजट 5.93 लाख करोड़ रुपए है। कितना है? 5.93 लाख करोड़ रुपए। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 5.93 लाख करोड़ रुपए, करीब 12.95% की बढ़ोतरी हुई है। तो कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? 12.95% की। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। पेंशन बजट में 19,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है और रेवेन्यू बजट में 38,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कैपिटल बजट और रेवेन्यू, कैपिटल बजट 1.62 लाख रुपए, 62 लाख करोड़ रुपए और रेवेन्यू 2.77 लाख करोड़ रुपए। पेंशन में 1.38 लाख करोड़ रुपए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो सिविल है उसके अंदर 0.22 लाख करोड़ रुपए। सेना पर जीडीपी का 2.67% खर्च करता है भारत। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि सेना पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करता है भारत? तो वो करता है 2.7%। ये आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, इसलिए आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। कितना? सेना पर जीडीपी का 2.7% खर्च करता है इंडिया। 2021 में 2.7% था, 2020 के अंदर 2.9% था, 2019 के अंदर 2.5 था, 2018 के अंदर 2.4 था और 2017 के अंदर 2.5 था। अगर आपसे पूछे कि निम्न में से किस वर्ष सेना पर जीडीपी का सर्वाधिक खर्च था, तो वो था 2020। कितना था? 2.9%। आई होप आपको ये ध्यान होगा। नेक्स्ट है तीनों सेनाओं में एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा बजट। अब क्यों एयरफोर्स के लिए सबसे ज्यादा बजट? क्यों? क्योंकि अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अपन ने पढ़ा भी था कि मिराज 2000 और सुकोई 30 आपस में टकराकर नष्ट हो गए थे। ठीक है, वहां पर एक पायलट की मौत भी हो चुकी थी, शहीद भी हो गया था एक पायलट। ठीक है, इस वजह से ये अक्सर ये घटनाएं देखने को मिलती हैं, इसलिए एयरफोर्स को जो एयरफोर्स है उसके लिए ज्यादा बजट आवंटित किया जाता है। साथ आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। 2023-24 के अंदर जो बजट आवंटित किया गया है वो सबसे ज्यादा किसके लिए है? तो वो है नेवी के लिए। कितना? 57,137 करोड़ रुपए, ठीक है, लाख करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पे है नेवी 52,000
804 और तीसरे नंबर पर है आर्मी 37,241। 2022-23 के अंदर ये कम था। ये 55,586 नेवी के एयरफोर्स के लिए, आर्मी के लिए 32,015 और नेवी के लिए 47,590। 2021-22 के अंदर और भी कम था, यानी कि 1,000 करोड़ रुपए में ये बजट है। 53,214 करोड़ रुपए एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए 33,253 करोड़ और आर्मी के लिए 36,481 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों सेनाओं में सबसे ज्यादा जो बजट आवंटित किया गया 2023 के अंदर, वो किसके अंदर किया गया है, तो एयरफोर्स के अंदर किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। और कितना किया गया है, तो 57,137 करोड़ रुपए। अब कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि 2022 के अंदर जो सेना के लिए जो बड़े काम हुए वो कौन कौन से हुए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है, तो 45,000 टन वजनी आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा वॉरशिप है। क्या है, वॉरशिप है, यानी कि युद्धपोत है। इस पर 30 फाइटर प्लेन या हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं, जो महज 3 सेकंड में टेक ऑफ कर सकते हैं। इसे बनाने में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कितने, 20,000 करोड़ रुपए। अग्निपथ स्कीम, तो ये क्या है, काफी बवाल हुआ था इसके ऊपर अग्निपथ स्कीम के ऊपर। 4 साल के लिए युवाओं की सेना में भर्ती। इस स्कीम के तहत 75% जवान 4 साल बाद रिटायर्ड हो जाएंगे। 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती किया जाएगा। बाकी जवानों को पुलिस और अर्धसैनिक बलों की नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। फिर है LCH-100, तो ये एक तरह का हेलीकॉप्टर है। देश में बना पहला स्वदेशी लड़ाकू लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, यानी कि LCH-100 इंडियन एयरफोर्स में शामिल हुआ। यह दुनिया का एकमात्र हेलीकॉप्टर है जो हथियारों और फ्यूल के साथ 16,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमारी डिफेंस आर्मी काफी मजबूत हो रही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है INS सूरत और INS उदयगिरी, 2 नए स्वदेशी वॉरशिप यानी कि युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी इंडियन नेवी को मिले। किसको मिले, इंडियन नेवी को। इस वॉरशिप में सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर हमला करने की मिसाइलें लगी हैं। INS निस्तार और निपुण दोनों ही डाइविंग सपोर्ट वेसल युद्धपोत है। इसका इस्तेमाल पनडुब्बी के गहरे समुद्र में डूबने के दौरान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट है C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो ये क्या है, इसे बनाने की जिम्मेदारी टाटा एयरबस को सौंपी गई है। यह एयरक्राफ्ट 6 टन का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है और करीब 11 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह पूरी तरह स्वदेशी एयरक्राफ्ट है। अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया। और सफल टेस्ट कहां पर होता है, ओडिशा के चांदीपुर में, हमने काफी बार पढ़ा है। अग्नि 3 की रेंज 3,000 किलोमीटर, अग्नि 4 की 4,000 और अग्नि 5 की 5,000 किलोमीटर की मारक क्षमता है। तो ये आप जैसे 3, 4, 5 है तो उसी के आधार पर आप याद भी रख सकते हैं कि 3,000, 4,000 और 5,000। ब्रह्मोस मिसाइल, तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का एक संयुक्त मिशन है। यह मिसाइल एयर लॉन्च वर्जन का एंटी शिप वर्जन है जो करीब 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी टारगेट को मार सकता है। फिर है INS वागी, यह 5वीं कलवरी सीरीज की पनडुब्बी है। ठीक है, पनडुब्बी होती है सबमरीन जो पानी के अंदर रह के चलती है। INS वागी नौसेना में शामिल हुई। ये 67 मीटर लंबी और 21 मीटर ऊंची है। पानी के ऊपर इसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे और पानी के अंदर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। मतलब पानी के ऊपर कम और पानी के अंदर ज्यादा इसकी रफ्तार है। अब नेक्स्ट है 8,000 करोड़ रुपए बढ़ा एजुकेशन बजट, यानी कि 2022 से अगर तुलना करें, ठीक है, तो 2022 में 8,000 करोड़ रुपए कम था 2023 की तुलना में एजुकेशन का बजट। अब 2022 में कुल बजट कितना था, 1.04 लाख करोड़ रुपए, और अब 2023 के अंदर कितना हो गया ये 1.12 लाख करोड़ रुपए, मतलब 8,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। अब एजुकेशन बजट 2023 के अंदर और 2022 के अंदर स्कूल शिक्षा के लिए कितना है, 68.80 हजार करोड़ रुपए और हायर एजुकेशन के लिए 44.08 हजार करोड़ रुपए, और 2022 के अंदर स्कूल शिक्षा के लिए 63.45 हजार करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा के लिए 40.83 हजार करोड़ रुपए है।
दोनों में अंतर क्या आया है वो देख लेते हैं। एजुकेशन बजट 8.60 हजार करोड़ रुपए बढ़ चुका है। स्कूली शिक्षा के लिए बजट 5.35 हजार करोड़ रुपए बढ़ा और हायर एजुकेशन के लिए जो बजट है वो 3.25 हजार करोड़ रुपए बढ़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन के मामले में जो बजट आवंटन है वो तो आपको ध्यान ही रखना है, क्योंकि कई बार तुलना करके भी पूछ लेते हैं कि 2022 की तुलना में 2023 के अंदर कितना हजार करोड़ रुपए एजुकेशन बजट में बढ़ाया गया है, तो वो है 8,000 करोड़ रुपए। और अगर आपसे आंकड़ा भी पूछा जाए तो आपको आंकड़ा भी ध्यान रखना है, 1.12 लाख करोड़ रुपए। स्कूली शिक्षा में कितना और हायर एजुकेशन पर कितना, ये भी अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं कि जो घर का बजट है वो कितना संवरा और कितना बिगड़ा, क्योंकि बजट कहीं ना कहीं अपने जो हाउस होल्ड सोसाइटी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और स्पेशली मिडिल क्लास लोग के लिए। लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट है, जिसे देखते हुए कई अहम घोषणाएं की गई जो आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालेगी। जैसे 1 से 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स जो है फ्री कर दी गई है। 7 लाख रुपए तक की आय पर नौकरी पेशा वर्ग को कोई टैक्स नहीं देना होगा। क्या सस्ता हुआ? तो इलेक्ट्रिक वाहन, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, देसी मोबाइल सस्ते होंगे। कैमरा लेंस, लिथियम आयन बैटरी, एलईडी टीवी सस्ती होगी। ऑनलाइन गेम सस्ता होगा। ब्लेंडेड सीएनजी जीएसटी से बाहर होगी। घटेगी कीमत। बायोगैस से जुड़ी चीजें भी सस्ती होंगी। और क्या महंगा हुआ? तो चिमनी और सिगरेट। ठीक है, तो सोच लीजिए अब सिगरेट भी महंगी हो गई है तो पीना छोड़ दीजिए। सोना, चांदी, प्लेटिनम महंगा होगा। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें भी महंगी होगी। युवाओं को 3 साल तक भत्ता दिया जाएगा। अब जैसे कि बेरोजगारी तो बढ़ ही रही है, और बेरोजगारी बढ़ रही है तो सरकार भी ध्यान दे रही है बजट के अंदर, तो अब 3 साल तक उनको भत्ता दिया जाएगा। 47 लाख युवाओं के लिए पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 3 साल तक का भत्ता दिया जाएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि हाल ही के अंदर युवाओं को 3 साल का भत्ता दिया जाएगा, निम्न में से किस स्कीम के तहत यह दिया जाएगा? तो इस स्कीम का नाम होगा पैन इंडिया नेशनल अप्रेंटिसशिप स्कीम। इस स्कीम का नाम होगा। स्कूलों में 38,000 नौकरियां। 3 साल में 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और स्टाफ की तैनाती की जाएगी। तो यहां से यह भी आपको ध्यान रखना है कि 2023 के जो बजट है उसके अंदर कितने एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, तो 740। यह भी अपन ने अभी देखा भी था। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, वो ये है कि छठा क्या है, 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे, ये हमने देख लिया है। 2014 से अब तक बने 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ ही 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। महिलाओं को बचत पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत योजना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बजट 2023 के अंदर महिलाओं के लिए कौन सी स्कीम, कौन सी योजना चालू की गई है, तो महिला सम्मान बचत योजना। ठीक है, इसके ऊपर महिलाओं को अपनी बचत के ऊपर ज्यादा ब्याज देखने को मिलेगा, और 2 लाख रुपए तक की बचत पर 7.5% यानी कि 7.5% तक का ब्याज मिलेगा। बुजुर्गों के लिए ज्यादा ब्याज दर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की ब्याज दर 7.5 से बढ़कर 8% की गई है, यानी कि 0.5 की वृद्धि देखने को मिलेगी। इस स्कीम में निवेश की सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है बुजुर्गों के लिए। मशीन से सीवर की सफाई को बढ़ावा। अब मैनुअल सफाई की जगह मशीनों से सफाई को बढ़ावा दिया जाएगा। मैन होल की जगह मशीन होल पर फोकस होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो सीवेज के जो नाले होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो आदमी हैं वो उतर कर नीचे सफाई करते हैं, तो जैसे कि जहरीली गैस होती है, उसकी वजह से काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसी को दूर करने के लिए अब मैन होल की जगह मशीन होल पर फोकस होगा। पैन बना राष्ट्रीय पहचान पत्र। अब जैसे पैन कार्ड पहले पहचान पत्र नहीं था, आधार कार्ड था, अब आधार कार्ड की तरह ही पैन कार्ड को भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लिए पहचान पत्र बना दिया गया है। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। पैन कार्ड अब राष्ट्रीय पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। अभी तक टैक्स फाइलिंग के लिए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब केवाईसी प्रक्रिया आसान होगी और केवाईसी के लिए भी पैन कार्ड मान्य होगा। नेक्स्ट है मोटे अनाज को बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कहते रहते हैं कि मोटे अनाज को बढ़ावा देंगे, मोटे अनाज को बढ़ावा देंगे, और दे भी रहे हैं। श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। मोटे अनाज के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज की खपत और उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि हाल ही के अंदर किस योजना के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा, तो श्री अन्न योजना के तहत मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम आवास योजना में 66% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये भी आपसे पूछा सकता है कि हाल ही के अंदर जो बजट 2023 है उसके अंदर तो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके अंदर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, तो वो की गई है 66% की बढ़ोतरी की गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 13वां है एग्री स्टार्टअप्स यानी कि 1 करोड़ किसानों को मदद। एग्री स्टार्टअप क्या है, तो कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। युवा
युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टअप्स के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि एग्री स्टार्टअप्स के अंदर जो युवा उद्यमी हैं उनके लिए कौन सा फंड बनाया जाएगा। तो एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड बनाया जाएगा, जिसके अंदर 1 करोड़ किसानों को मदद की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ किसानों को मदद दी जाएगी। इसके लिए 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर जो बजट 2023 है उसके अंदर 1 करोड़ किसानों को मदद देने के लिए कितने जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। तो 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र बनाए जाएंगे। मछली पालन के लिए 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए 2023 के बजट के अंदर। खेती में क्लस्टर सिस्टम के साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मत्स्य पालन योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 50 नए एयरपोर्ट। तो हाल ही के अंदर अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि हाल ही के अंदर बजट 2023 में कितने और नए एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो 50 नए और एयरपोर्ट बनाए जाने की घोषणा की गई है। रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें सभी भाषाओं की किताबें मौजूद होगी। ठीक है। 30 स्किल इंडिया सेंटर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही के अंदर बजट 2023 के अंदर कितने नए स्किल इंडिया सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। तो 30 नए स्किल इंडिया सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। क्या है ये? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया जाएगा इसके अंदर। और यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम के तहत देश में 30 स्किल इंडिया सेंटर बनेंगे, जहां युवा ट्रेनिंग ले सकेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन से प्रोग्राम के तहत 30 स्किल इंडिया सेंटर बनेंगे? तो यूनिफाइड स्किल इंडिया डिजिटल प्रोग्राम के तहत 5G सेवाओं के लिए 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। 5G ऐप और सेवाओं के विकास के लिए 100 लैब बनाने का ऐलान भी किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। रेलवे को 2.4 लाख करोड़ रुपए मिले। रेलवे का कायाकल्प करने के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इससे नई ट्रेनें चलाई जाएगी। जेल में बंद गरीबों को जमानत के लिए मदद दी जाएगी। जेलों में बंद गरीब कैदियों की जमानत और उन पर लगाई गई जुर्माने की रकम अदा करने में सरकार मदद करेगी। जमानत का खर्च सरकार उठाएगी, ताकि जेलों के ऊपर जो भार है वो कम हो सके। नेक्स्ट है 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र बनाए जाएंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर बजट 2023 के अंदर कितने नए कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र बनाए जाएंगे। तो 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र बनाए जाएंगे गोवर्धन स्कीम के तहत। और कौन सी स्कीम के तहत? गोवर्धन स्कीम के तहत खर्च होंगे 10,000 करोड़ रुपए। 5% कंप्रेस्ड बायोगैस अनिवार्य होगी। अमृत धरोहर स्कीम, रामसर स्थल, जैव विविधता संरक्षण, पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। देश में 75 रामसर स्थल है। तो ये जो राजस्थान सिटी है, ठीक है, उसके अंदर एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि वर्तमान में भारत के अंदर कितनी रामसर साइटें हैं, कितने रामसर स्थल हैं। तो वो है कितने हैं? 75। तो ये आपको ध्यान रखना है। 2 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी स्कीम, महामारी से प्रभावित छोटे उद्योगों यानी कि MSME के लिए 2 लाख करोड़ की क्रेडिट गारंटी स्कीम लाई जाएगी। 5% से कम नकदी वाले MSME टैक्स से छूट दी जाएगी। MSME को 3.7 लाख की राहत भी दी जाएगी। तो ये था पार्ट सेकंड बजट का। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। ठीक है, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पार्ट थर्ड के लिए आप इंतजार करिए। पार्ट थर्ड भी आपको जल्दी मिल जाएगा और आज ही मिल जाएगा।